second chapter of this book, that is realism and education, and last part of this chapter where we are going to discuss the educational implication of realism. So realism as a philosophy of education, and here we are going to discuss first the aims of education कि देखिए ये है रियलिज्म एज ए फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, इसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और इसी के अंडर फर्स्ट हम लोग देखेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। ये देखिए रियलिस्टिक फिलोसफी और रियलिज्म का बहुत सारे तरह का एम है और फर्स्ट हम लोग देखेंगे जो क्लासिकल एंड रिलीजियस एम है, ओके, उसको हम लोग पहले डिस्कशन करने वाले हैं। फॉर क्लासिकल रियलिस्ट represented by Aristotle, the aim was to understand form through the proper study of matter। कि देखिए अगर हम लोग क्लासिकल रियलिस्ट जो है उनका व्यू को देखें, जिसको कि अरिस्टोटल लीड कर रहे थे और रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन क्या है? टू अंडरस्टैंड फॉर्म थ्रू द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैटर। कि हम लोग मैटर के थ्रू हमको क्या किसी को अंडरस्टैंड करने के बारे में ये बोलता है कि फॉर्म जो है उसी को हमको क्या करना चाहिए कि समझना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। नेक्स्ट अरिस्टोटेलियन एम, जिसको कि रेशनल, जो कि रेशनल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादातर फोकस किए थे। द सेंट्रल एजुकेशनल गोल डेरिवेड फ्रॉम अरिस्टोटल्स फिलोसफी इज द डेवलपमेंट ऑफ रेशनल पावर टू देयर फुलेस्ट सो दैट द गुड लाइफ कैन बी अचीव्ड। कि देखिए अरिस्टोटल के हिसाब से अगर हम देखें कि एजुकेशन का जो सेंट्रल गोल वो क्या होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ रेशनल पावर हो गया टू देयर फुलेस्ट सो दैट गुड लाइफ कैन बी अचीव्ड। कि एक अच्छा लाइफ को अचीव करने के लिए जो स्टूडेंट के अंदर रेशनल पावर जो है उसका फुलेस्ट डेवलपमेंट हमको क्या करना चाहिए क्या रेशनल पावर जो है स्टूडेंट का उसी का फुलेस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन हेल्प्स अचीव द गोल्डन मैन एंड प्रोमोट द हार्मोनी एंड बैलेंस ऑफ सोल एंड बॉडी। कि अगर हम लोग देखें अरिस्टोटल के हिसाब से एजुकेशन क्या करता है कि जो गोल्डन मैन है जो है उनका एक कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब क्या है मॉडरेशन जो है उसको अचीव करने के लिए हो गया कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। एंड प्रोमोट हार्मोनी एंड बैलेंस, और उसके साथ साथ हार्मोनी और बैलेंस को प्रमोट करने के लिए एक हेल्थी सोल एंड माइंड के लिए, सोल एंड बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए गुड एजुकेशन असिस्ट द स्टेट इन प्रोड्यूसिंग एंड नर्चरिंग गुड सिटीजन। कि अरिस्टोटल के हिसाब से अगर अच्छा से हमको एजुकेशन, हम किसी को एजुकेशन दे रहे हैं तो वहाँ गुड सिटीजन्स क्या होता है कि उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है और गुड सिटीजन बहुत सारे हमको दिखने के लिए सोसाइटी में मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से रियलिस्टिक, जो रियलिस्टिक थे उनका व्यू से अगर हम देखिए एम ऑफ एजुकेशन, तो वो लोग किसी के ऊपर फोकस कर रहे थे, परफेक्शन एंड रियूनियन जो है इसी के ऊपर ये फोकस करते थे। रिलीजियस रियलिस्ट सच फॉलोअर ऑफ थॉमस अकिन, जिनको कि थॉमिस्ट बोला जाता था, कि जो आप सभी को पता है कि जो रिलीजियस रियलिस्ट था उनका जो लीडर थे और टफ फिलोसोफर थे वो थे थॉमस अकिन। और थॉमस अकिन को जो लोग जो फिलोसोफर फॉलो करते थे उनको थॉमिस्ट बोला जाता था। और इनके हिसाब से द चीफ पर्पज ऑफ लाइफ इज टू रीयूनियन ऑफ द सोल विद गॉड। कि इनके हिसाब से जो लाइफ का जो चीफ पर्पज है, जो मेन एम है, वो क्या है कि सोल के साथ जो भगवान है उनका रीयूनियन करवाना ही क्या है कि जिंदगी का जो सुप्रीम और प्योर एम है। द एम ऑफ एजुकेशन एज अकिन सो इट इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अल्टीमेट रीयूनियन ऑफ सोल विद गॉड। हो गया कि ये ह्यूमन बीइंग का जो परफेक्शन है अकिन के हिसाब से ये है, ये मेन एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। और जो सोल है उसका रीयूनियन गॉड के साथ जो है ये एजुकेशन का अल्टीमेट एम होना चाहिए। नेक्स्ट टू अचीव दिस ह्यूमन मस्ट डेवलप देयर कैपेसिटीज टू रीजन एंड एक्सरसाइज इंटेलिजेंस। हो गया और इसी को अचीव करने के लिए हो गया एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए और उसके साथ साथ सोल जो गॉड के साथ उसका जो रीयूनियन के लिए ह्यूमन को क्या करना चाहिए, डेवलप देयर कैपेसिटीज टू रीजन एंड एक्सरसाइज इंटेलिजेंस। हो गया कि उसका जो कैपेसिटीज है उसको डेवलप करना चाहिए, किसके लिए, रीजन एंड एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंस के लिए। नेक्स्ट
अगर हम लोग देखिए नॉलेज स्ट्रक्चर को, थॉमिस्ट जो थे वो लोग बिलीव करते थे करिकुलम शुड इंक्लूड बोथ प्रैक्टिकल एंड स्पेकुलेटिव नॉलेज। हो गया कि थॉमिस्ट जो थे, जो रिलीजियस रियलिस्ट थे, उनके हिसाब से करिकुलम्स में क्या रहना चाहिए, सारे के सारे प्रैक्टिकल एंड स्पेकुलेटिव नॉलेज जो है इनका इंक्लूडिंग इनका इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलना चाहिए। वो एक एग्जाम्पल दिए हैं ये बुक में, द प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ एथिक्स लीड द इंडिविजुअल टू हायर प्लान ऑफ अल्टीमेट रियलिटी और मेटाफिजिक्स। कि अगर हम लोग देखिए कि जो प्रैक्टिकल स्टडी एथिक्स का, जो अगर प्रैक्टिकल स्टडी को हम देखें तो ये हायर प्लान ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, जिसको हम लोग मेटाफिजिक्स बोलते हैं, उसी की तरफ एक आदमी, एक इंडिविजुअल को लेकर जाता है। ट्रू एजुकेशन इज सीन एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसीलिए ये क्या बोलते थे कि ये एजुकेशन जो है ये एक तरह का ऑनगोइंग प्रोसेस है, हो गया, तो जहाँ की कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट हो रहा है एक इंडिविजुअल का। नेक्स्ट, एक सेकुलर और साइंटिफिक जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन क्या है, कि अकॉर्डिंग टू सेकुलर एंड साइंटिफिक रियलिज्म। Secular realists emphasize the study of material world for practical outcome related to survival and progress। कि अगर सेकुलर रियलिस्ट को हम देखें तो ये लोग ज्यादा करके किसी के ऊपर एम्फसाइज करते थे कि स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, हो गया, मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर ये फोकस करते थे फॉर प्रैक्टिकल आउटकम, कि प्रैक्टिकल आउटकम के लिए ये मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर ये ज्यादा एम्फसाइज करते थे। सर्वाइवल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इनका एक मेन मोटो क्या था इनके हिसाब से, सर्वाइवल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सेकुलर रियलिस्ट प्रोमोट स्टडी ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। कि सेकुलर रियलिस्ट जो थे इनके हिसाब से क्या करना चाहिए कि स्टडी ऑफ साइंस इसी को प्रमोट करना चाहिए, और उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक मेथड जो है इसी को भी प्रमोट करना चाहिए। और ये लोग क्या बिलीव करते थे, पीपल नीड टू नो द वर्ल्ड टू यूज इट एंश्योर देयर ओन सर्वाइवल। और उसके साथ साथ लोगों को पता रहना चाहिए कि उनका सर्वाइवल के लिए उनको क्या करना चाहिए जिंदगी में, और ये जो वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, उसको यूज करना चाहिए। और इसीलिए इनके हिसाब से करिकुलम में क्या रहना चाहिए, करिकुलम प्लेस हैवी स्ट्रेस ऑन स्टडिंग बेसिक फैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल एंड द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। कि इसीलिए ये लोग बोल रहे थे कि जो बेसिक फैक्ट है, हो गया, वो सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको हमको करिकुलम्स में जगह देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी और साइंस है उसका भी एडवांसमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, सेल्फ रिजर्वेशन का बारे में बोल रहे थे हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर है 19th सेंचुरी में, जो जिनको कि ब्रिटिश फिलोसोफर माना जाता है। वो सेल्फ रिजर्वेशन को एक प्राइमरी और फंडामेंटल एम की तरह दिख रहे थे, कि ये स्पेंसर जो थे कि ये एजुकेशन, सेल्फ रिजर्वेशन क्या है कि एजुकेशन का एक प्राइमरी और फंडामेंटल्स एम की तरह वो ट्रीट करते थे। दिस मीन्स थिंग्स चिल्ड्रेन मोस्ट नीड टू नो आर दोज दैट मेंटेन देयर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट, मोरल एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे भी रियलिस्ट आए जो लोग की मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही फोकस किए थे, क्योंकि ये उनके हिसाब से जो एजुकेशन है उसी का एक प्रैक्टिकल क्या है, एम ऑफ एजुकेशन है। जैसे कि जॉन लॉक, जोहान हार्वर्ड, स्पेंसर हेल्ड दैट द चीफ एम ऑफ एजुकेशन शुड बी मोरल एजुकेशन। हो गया, ये सब के हिसाब से एजुकेशन का जो एम है वो क्या है, मोरल डेवलपमेंट है और मोरल एजुकेशन है। लॉक बिलीव्ड दैट गुड कैरेक्टर इज सुपीरियर टू इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग। कि लॉक जो थे उनके हिसाब से जो गुड कैरेक्टर है वो बहुत ही सुपीरियर है, किसके लिए, कि इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग के लिए। और उसी के साथ साथ हार्वर्ड और स्पेंसर जो थे वो लोग क्या करते थे, मोरल्स एजुकेशन इज फाउंडेड अपॉन नॉलेज। इनके हिसाब से ये मोरल एजुकेशन जो है वो कहाँ उसको फाउंड करना चाहिए, कि नॉलेज के अंदर ही उसको लाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखिए बैक टू द बेसिक मूवमेंट, ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1957 की तरफ, और इस टाइम एक अलग किस्म का रियलिज्म देखने के लिए मिला था। और बहुत सारे जो फिलोसोफर है वो लोग क्या किए थे, एजुकेशन नीड ए रिटर्न टू बेसिक स्टडीज। हो गया, जो बेसिक स्टडीज है उसी के ऊपर उस टाइम में एम्फसाइज किया गया था। और ये लोग जो सॉफ्टनेस है, हो गया, इसी को बहुत ही क्रिटिसाइज किए थे। क्रिटिक लाइक एडमिरल्स हेमेंस रिकवर argue that
अमेरिका एजुकेशन वाज टू सॉफ्ट डीलिंग विथ फेड एंड फ्रील। हो गया कि ये अमेरिका का जो एजुकेशन है उसको बहुत सॉफ्ट करके ये लोग क्रिटिसाइज किए थे, और यहाँ बहुत सारे फेड एंड फ्रील्स जो है ये भरा पड़ा है। हो गया एंड नीडेड टू फोकस ऑन बेसिक स्टडीज, कि ये लोग किसी के ऊपर ध्यान देने के लिए बोले थे, बेसिक स्टडीज जो है उसी के ऊपर एम्फासाइज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ टीच मेनी थिंग्स, मैथमेटिक्स साइंस इसके ऊपर वो एम्फासाइज करने के बारे में बोल रहे थे। नेक्स्ट इनके हिसाब से बेसिक सब्जेक्ट जैसे कि द काउंसिल ऑफ बेसिक एजुकेशन जो है गिफ्ट एंड एडवांस एड फंडामेंटल सब्जेक्ट मैटर्स इंक्लूडिंग 3 R's, कि ये जो काउंसिल फॉर बेसिक एजुकेशन था वो 3 R को इंटीग्रेट करने के बारे में बोल रहा था, जैसे कि रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक इसका बारे में बोल रहा था, और एज वेल एज वो साइंस एंड हिस्ट्री के बारे को भी इंटीग्रेट करने के बारे में ये बोल रहा था। Next, commitment to fundamental values. Realists argue that lack of commitment to fundamental values is shown by school drifting away from concentration on the essential रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक कैरेक्टर बिल्डिंग। हो गया कि जो फंडामेंटल वैल्यूज जो है ये इसी के थ्रू ही डेवलप हो पाता है। इन ये मूवमेंट जब चल रहा था इसी को ऊपर एम्फसाइज किया गया था। नेक्स्ट, क्लासिकल एंड ग्रेट आइडियाज जो है आइडियल्स एम्स को अगर हम दिखे, ये मॉडर्न एक्सपोनेंट जो थे रियलिज्म्स का वो लोग इसी को ज्यादातर फोकस करते थे, जो लोग ग्रेट बुक के ऊपर फोकस करते थे। आप सभी को पता है हर्चिन्स और मर्टिमर्स एडलर्स जो थे ये ग्रेट बुक ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का एक तरह का चैंपियन इनको माना जाता है, क्योंकि ये लोग का जिस तरह से इम्पोर्टेंस दे रहे थे अंडरस्टैंडिंग नॉलेज दैट हैज बीन पास्ड डाउन थ्रू द एजेस, the emphasis on universal truth that are relevant across all times and places, कि इनके हिसाब से वो सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि across द कंट्री across द वर्ल्ड जो रिलीवेंट है वो कहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा, वो ग्रेट बुक में ही हमको देखने के लिए मिलेगा। ये इनके हिसाब से हर्चिन्स और आडलर ये व्यू दे रहे थे। नेक्स्ट, पैडिया प्रोपोजल्स जो है ये आइडलर्स का एक तरह का क्रिएशन है, और पेडियल जो प्रोपोजल है ये आइडियल्स का लिखा हुआ था, और वो रेकमेंड किए थे क्या, दैट स्कूलिंग बी ए वन ट्रैक सिस्टम। इनके हिसाब से ये स्कूलिंग जो है वो क्या होना चाहिए, वन ट्रैक सिस्टम होना चाहिए, और वो है दैट जनरल नॉन स्पेशलाइज्ड एंड नॉन वोकेशनल। इनके हिसाब से ये क्या है, एक जनरल है, नॉन स्पेशलाइज्ड है, और उसके साथ साथ नॉन वोकेशनल भी है। दिस अप्रोच एम्फसाइज स्किल लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, subject like mathematics and history, and great ideas found in philosophy, literature and art। और इनके हिसाब से ये लोग किसी के ऊपर एम्फसाइज करते थे जो स्किल जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जैसे कि और मैथमेटिक्स हिस्ट्री का जैसे सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज करते थे, और जो ग्रेट आइडिया जिसको कि हम लोग फिलोसॉफी लिटरेचर और आर्ट से हमको मिल सकता है उसी के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा था। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखिए कि इसी का कोर मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल रियलिस्टिक फिलोसफी का, रियलिस्टिक प्लस एनरोमियस एम्फासिस ऑन क्रिटिकल रीजन। हो गया कि एक क्रिटिकल रीजन के ऊपर बहुत ही ज्यादा एम्फासाइज किए थे, और उसी के साथ जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को वो क्या कर दिए थे, ऐड कर रहे थे। क्रिटिकल रीजन उसके साथ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये तीनों का एक तरह का इंटीग्रेट करके वो एस्टेब्लिश कर रहे थे और सबके सामने लेकर आ रहे थे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक लॉज रियलाइज on the verification up to date factual data, and therefore school must teach not only fundamental fact about the universe but also the method used to arrive at those fact। कि देखिए कि इनके हिसाब से ये स्कूल जो है सिर्फ फंडामेंटल फैक्ट को नहीं पढ़ाना चाहिए। हो गया, यूनिवर्स के बारे में जो फंडामेंटल फैक्ट है इसी को सिर्फ नहीं पढ़ाना चाहिए, उसको मेथड यूज टू अराइव, कि किसी मेथड से उसको वो अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि वो नॉलेज मिला है उसी को भी वो पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, एफिशिएंसी एंड ऑर्डर एंड प्रिसीजन, ये एक तरह का नेक्स्ट मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल है। रियलिस्टिक फेवर मेथड दैट सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड डिपेंडेबल। हो गया कि इनके हिसाब से जो मेथड है वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और उसके साथ साथ डिपेंडेबल भी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बिलीव करते थे एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन मेजरेबल एंड दिस एफिनिटी फॉर प्रिसीजन एंड ऑर्डर इज रिफ्लेक्टेड टू द स्कूल प्रैक्टिसेस। कि ये लोग का मानना था कि वो सारे के सारे चीज जो एग्जिस्ट करता है वो मेजरेबल है, एंड दिस एफिनिटी फॉर प्रिसीजन एंड ऑर्डर रिफ्लेक्ट, और ये जो चीजें है वो स्कूल प्रैक्टिसेस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। और मेजरेबिलिटी, रियलिस्ट एज्यूम्स दैट एजुकेशनल ग्रोथ, कॉम्पिटेंसी, परफॉर्मेंस
and knowledge of fact can be achieved and measured to a considerable extent। कि देखिए कि इनके हिसाब से एजुकेशनल ग्रोथ, कॉम्पिटेंसी, जो परफॉर्मेंस है, जो नॉलेज है, जिसको कि एक स्टूडेंट अचीव किया है, उसी को क्या किया जा सकता है, कुछ हद तक उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ये यहाँ जो रियलिस्टिक फिलोसोफर, जो साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक हो गया, उनका जो रियलिस्टिक प्रिंसिपल दैट व्हाटएवर एग्जिस्ट कैन बी मेजर्ड जनरेटेड बाय स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मूवमेंट हो गया। ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मूवमेंट को एक जन्म दिए थे, जहाँ और एक स्टेटमेंट दे रहे थे क्या, कि जो भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट है उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। द रियलिस्ट एम्फसाइजेस इन ऑन ऑर्डर एंड प्रिसीजन इज सीन इन प्रैक्टिस लाइक रिंगिंग बेल, सिटिंग टाइम पीरियड्स फॉर स्टडी, डिपार्टमेंटलाइजेशन, अरेंजिंग डेली लेसन प्लान, कोर्स वर्क हो गया। कि एवरीथिंग स्कूल में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर का जो हर्बर्ट का जो स्टेप था, 5 स्टेप, 5 ई हम लोग भी बोलते हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, सिस्टमेटाइजेशन और जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। ये स्टेप का बारे में वो बोल रहे थे। ये स्टेप के थ्रू ही क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, सिस्टमेटाइजेशन और जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। हर्बर्ट ऑल्सो recommended keeping children occupied as much as possible and use corporal punishment when necessary। कि ये हर्बर्ट जो थे वो रेकमेंड करते थे कि चिल्ड्रन को हर वक्त ऑक्युपाई रखो, और जब अगर जरूरत कभी आ रहा है तो कॉर्पोरल पनिशमेंट भी वो अलाउ किए थे। नेक्स्ट, डिडक्टिक और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। रियलिस्टिक जो थे वो लोग बहुत ही ज्यादा कंसर्न थे इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर टू इम्पार्ट यूजफुल नॉलेज हो गया। कि एक तरह का टीचर का इफेक्टिवनेस का ऊपर वो ज्यादा एम्फसाइज किए थे, किसके लिए, टू इम्पार्ट यूजफुल नॉलेज। कि यूजफुल नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए वो टीचर का इफेक्टिवनेस के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किए थे। अबाउट द वर्ल्ड देन विद द टीचर्स पर्सनालिटी दे सपोर्ट फॉर्मल वे ऑफ टीचिंग। और उसके साथ साथ रियलिस्टिक फिलोसोफर जो थे फॉर्मल टीचिंग का बारे में वो लोग बोल रहे थे। टेक्निक मेथड इंक्लूड लेक्चर, डिडक्टिक टीचिंग एंड अदर डायरेक्ट टेक्निक हो गया। लेक्चर मेथड, डिडक्टिक टीचिंग और अदर जो डायरेक्ट मेथड है उसी के ऊपर वो एम्फसाइज कर रहे थे। और उसके साथ साथ जो लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसका यूज का बारे में भी ये रियलिस्टिक फिलोसोफर जो थे वो एम्फसाइज करते थे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन। टीचर शुड प्रेजेंट मटेरियल सिस्टमेटिकली एंड ऑब्जेक्टिवली, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू यूज क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया इन मेकिंग जजमेंट हो गया। कि ये टीचर्स जो थे वो उनका जो मटेरियल था उसको सिस्टमेटिकली और एक ऑब्जेक्टिव वे में क्या कर रहे थे, स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर रहे थे और उनको एनकरेज कर रहे थे कि जो क्या करने के लिए, टू यूज क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया इन मेकिंग जजमेंट हो गया। कि जो क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया है उसी को यूज जजमेंट लेने के लिए, उसको यूज करने के लिए वो लोगों को एनकरेज कर रहे थे। रोल ऑफ फैक्ट। Didactic technique are seen as efficient, organized and orderly way to expose student to fact, promoting self-realization that occur when students are knowledgeable about the external world हो गया। कि ये डिडक्टिक टेक्निक जो है वो बहुत ही एफिशिएंट है, किसके लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उसके साथ साथ जो चीज़ों को सिस्टमेटाइज और ऑर्डरली वे में क्या करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम देखिए जो हिस्टोरिकल मेथड एंड अप्रोचेस, तो फ्रांसिस बेकन जो कि एक मॉडर्न रियलिज्म्स का फादर उनको माना जाता है, उनका एक मेथड वो दिए थे इंडक्टिव मेथड, जिसको कि हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। अरिस्टोटल का था क्या, डिडक्टिव मेथड, और उसका अगेंस्ट में एक मेथड फ्रांसिस बेकन ने लेकर आए थे, इंडक्टिव मेथड हो गया। ये यहाँ क्या होता था कि जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो पर्टिकुलर से हम लोग जनरल की तरफ जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन कर रहे थे पर्टिकुलर चीजों को, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे कि जो वो एक साइंटिफिक वे में हम लोग जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे थे। नेक्स्ट, थॉमस अकिन जो कि रिलीजियम्स का फादर माना जाता है, ये इनका भी एक बात था, सोल्स लाइज थ्रू फिजिकल सेंसेस। कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम तो लोग सीख नहीं सकते, हम लोग जो सेंसेस है, फिजिकल सेंसेस, उसी के थ्रू हम लोग लर्न करते हैं।
ही बिलीव्ड दैट लर्निंग इज अकम्प्लिश इनडायरेक्टली बाय एंड थ्रू सिंबल, कि ये लर्निंग जो है वो इनडायरेक्टली होता है और ये सिंबल और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू क्या होता है कि हम लोग लर्न करते हैं। और एक फिलोसोफर थे व्हाइट हेड, जो जिसको कि कंटेम्प्रेरी रियलिज्म्स का फादर माना जाता है। क्या कंटेम्प्रेरी रियलिज्म का फादर माना जाता है। वो 3 तरह का स्टेज का बारे में वो सजेस्ट किए थे। फर्स्ट तो स्टेज ऑफ रोमांस, जो कि 14 ईयर तक चलता है, और यहाँ वो जो कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्कवरी ब्रॉड थीम, वो ब्रॉड थीम्स को यहाँ कैसे डिस्कवर किया जाएगा उसके बारे में बोल रहे थे। नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रिसीजन, जो कि 14 से 18 ईयर तक चल रहा था, और ये इन्वॉल्व था क्या, डिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, की स्पेसिफिक नॉलेज का डिसिप्लिन स्टडी के बारे में ये एम्फासाइज करता था। नेक्स्ट स्टेज ऑफ जनरलाइजेशन, जो कि 18 से लेकर 22 ईयर तक चलता था, और यहाँ जो क्या हुआ था, फोकसेस ऑन अप्लाइंग नॉलेज प्रिंसिपल ऑफ टू लाइफ। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए करिकुलम्स को, रियलिस्टिक फिलोसोफर जो थे और रियलिजम्स जो है, इसी के हिसाब से तो करिकुलम अंडर द फिलोसफी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एम्फासिस ऑन प्रैक्टिकलिटी, यूटिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि किसी के ऊपर एम्फासाइज करता था, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर एम्फासाइज करता था, यूटिलिटी के ऊपर एम्फासाइज करता था, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एम्फासाइज करता था, और उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसी को कैसे स्टडी किया जाए उसके ऊपर एम्फासाइज करता था। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ रियलिज्म एम्फासाइज डिफरेंट कंटेंट रेंजिंग फ्रॉम क्लासिकल लिबरल आर्ट टू मॉडर्न साइंसेस एंड टेक्निकल स्किल, कि जो रियलिज्म है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच इसका है, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को क्या करता है कि एम्फासाइज करता है। ये क्लासिकल लिबरल आर्ट से लेकर मॉडर्न साइंस एंड टीचिंग स्किल तक ये क्या करता है कि एम्फासाइज करता है। अगर हम लोग देखिए करिकुलम का जो जनरल प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट आता है क्या, रियलिस्टिक एग्रीज दैट स्टडीज इंक्लूडेड इन द करिकुलम शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूज, कि ये रियलिस्ट का हिसाब से वो सारे के सारे चीज, वो सारे के सारे कंटेंट जो कि करिकुलम्स में रहेगा, वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए। द करिकुलम एम्फासाइजेज सब्जेक्ट मैटर अबाउट द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ रियलिटी, क्योंकि उनके हिसाब से जो सब्जेक्ट मैटर जो है वो जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में, एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसी को हम लोग करिकुलम से इंटीग्रेट करना चाहिए। और टिपिकली जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक चीजें हैं उसको इंटीग्रेट करने के बारे में ये एम्फासाइज करते थे। नेक्स्ट हिस्टोरिकल कंटेंट एंड क्लासिकल लिबरल आर्ट, इसी को भी करिकुलम्स में इंटीग्रेट करने के बारे में एम्फासाइज किया गया था। जैसे कि हम लोग अगर जॉन लॉक को देखिए, उनका करिकुलम्स को लॉक क्या किए थे कि उनको मॉडर्न से रियलिजम्स का फादर माना जाता है और एक तरह का एम्प्रिसिजम्स भी उनको माना जाता है। ओके, ये किसी के ऊपर एम्फासाइज किए थे। जो प्रैक्टिकल स्टडीज है जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, अरिथमेटिक, हिस्ट्री, एथिक्स, लॉ, इसी के ऊपर ही फोकस कर रहे थे। और ये रेकमेंड किए थे जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज, डांसिंग, फेंसिंग, राइडिंग, इसी को भी करिकुलम में इंटीग्रेट करने के लिए, और गार्डनिंग, कारपेंट्री, इस तरह का जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसी को भी वो करिकुलम्स में लाने के लिए बोल देते हैं। और लग तो ऐसे बहुत सारे जो फॉरेन लैंग्वेज है, पार्टिकुलरली फ्रेंच और लैटिन को, उसको क्या करना चाहिए कि करिकुलम्स में इंटीग्रेट करने चाहिए, ऐसे वो स्ट्रांगली क्या कर रहे थे कि रेकमेंड कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम लोग क्लासिकल थोमास्टिक और जिसको रिलीजियस रिलीजम्स दिखे, तो जो थॉमस अकीन का जो फिलोसोफर थे वो लोग क्या बोल रहे थे, मेंटेन दैट द करिकुलम शुड इंक्लूड्स बोथ प्रैक्टिकल एंड स्पेकुलेटिव नॉलेज, की ये करिकुलम्स जो है वो प्रैक्टिकल्स और स्पेकुलेटिव दोनों तरह का नॉलेज को इंटीग्रेट करने के बारे में बोल रहा था। फॉर इंस्टेंसेस द प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ एथिक्स could lead the individual to the higher plane of ultimate reality. नेक्स्ट ग्रेट बुक अप्रोच, जो कि मॉडर्न क्लासिकल रियलिजम्स जो थे, हटचिंस, एडलर, ये लोग क्या किए थे, ज्यादातर एम्फासाइज किए थे कि जो ग्रेट बुक ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड है उसी के ऊपर एम्फासाइज किए थे। और एडलर का जो पेडिया प्रोपोजल जो था, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बुक था उस टाइम का, उसी के ऊपर एम्फासाइज कर रहे थे। नेक्स्ट साइंटिफिक, टेक्निकल्स एंड साइंस स्टडीज को हम लोग देखें तो साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टडीज में जो बेसिक फैक्ट है, सर्वाइवल, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये सब के बारे को वो इंटीग्रेट करने के बारे में बोल रहे थे। नेक्स्ट लॉक का जो डुअल सिस्टम, जिसमें कि करिकुलम फॉर वेल्दी एलाइट और करिकुलम फॉर पुअर, दो तरह का चीजें वो बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग लॉक के बारे में जब डिस्कशन कर रहे थे डिस्कशन कर चुके हैं।
नेक्स्ट करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन। हाँ, हर्बर्ट स्पेंसर का जो 5 जो मेथड है, 5 वे है, उसको इंटीग्रेट करने के बारे में बोला जा रहा था। और कोरिलेशन एंड कंसंट्रेशन जो चीजें है उसी के ऊपर एम्फसाइज करने के बारे में बोला जा रहा था। नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर को अगर हम देखिए तो इनके हिसाब से अलग अलग रोल था। तो फर्स्ट तो ट्रांसमिटिंग ऑब्जेक्टिव नॉलेज, जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज जो है उसी को ट्रांसमिट करने के बारे में बोला जा रहा था। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशंस के बारे में बोला जा रहा था, और उसके साथ साथ जो एनकरेज किया जा रहा था ऑब्जेक्टिव जजमेंट के बारे में। नेक्स्ट, अगर हम देखिए ऑफहोल्डिंग रैशनल एंड साइंटिफिक स्टैंडर्ड, और यहाँ हम लोग जो एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे जॉन एस सर्ले, जो कि मैं स्किप कर दिया हूँ, उसका मेरे को लगा कि बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए उनका जो फिलोसफी है उसको मैं स्किप कर दिया था। ये भी इनका भी कंट्रीब्यूशन एक बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। और ये 6 बेसिक प्रोपोजिशंस को लेकर आए थे टीचर को लेकर, और वो कौन कौन सा था? रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ह्यूमन माइंड, ये बोल रहे थे कि रियलिटी जो है वो इंडिपेंडेंटली ह्यूमन माइंड में एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो एक्सटर्नल रियलिटी इज रिप्रेजेंटेड थ्रू ह्यूमन लैंग्वेज, दिस डज नॉट मेक द डिस्क्रिप्शन मेरली सब्जेक्टिव। कि देखो कि जो एक्सटर्नल रियलिटी जो है वो उसी को हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डज नॉट मेक डिस्क्रिप्शन मेर सब्जेक्टिव। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब्जेक्टिव हो जाता है। ट्रूथ इज फाउंड इन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट रियलिटी। हो गया, ट्रूथ जो है उसको एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हम लोग मानते हैं, और इंडिपेंडेंट रियलिटी करके हम लोग मानते हैं। नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव, और उसके साथ साथ यहाँ नॉलेज जो है उसको ऑब्जेक्टिव माना जाता है। लॉजिक एंड रैशनैलिटी प्रोवाइड द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड, और उसके साथ साथ लॉजिक और रैशनैलिटी क्या करता है कि एक इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करता है। Next, this intellectual standard serve objective criteria for intellectual excellence and achievement. Okay, this is the 6 basic proposition that teachers should uphold to maintain Western's rationalist tradition, according to John S. Searle. नेक्स्ट, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन एंड मॉडलिंग, जो कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ 2 तरह का चीजें आता है, मॉडल कैपेसिटीज के बारे में बोला जा रहा था, कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बोला था। नेक्स्ट, रिलीजियस रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखिए कि इनडायरेक्ट टीचिंग, कि थॉमस अकीन का मानना था कि जो हम कोई टीचर डायरेक्टली कोई भी स्टूडेंट को डायरेक्टली पढ़ा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि किसी माइंड के अंदर हम लोग जा नहीं सकते, टीचर जा नहीं सकता। ओनली गॉड शुड बी कॉल्ड टीचर इन द अल्टीमेट सेंस, इसीलिए अकीन बोलते थे कि गॉड जो है वो ही अल्टीमेट टीचर है, किन के हिसाब से? ये रिलीजन्स के हिसाब से। और इनडायरेक्टली बाय थ्रू सिंबल, लेकिन जो टीचर है वो हम क्या करते हैं? इनडायरेक्टली हम लोग पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखिए रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न प्रैक्टिसेस, तो इनके हिसाब से जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसका आउटकम को क्या क्या जाना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए, और उसके साथ साथ फैक्चुअल ट्रूथ के बारे में एम्फसाइज किया जा रहा था। हो गया, फॉर्मल एंड डायरेक्ट मेथड के बारे में